का दोस्तों गुड इवनिंग। आज का डेट हो गया 18 फेब और अभी इवनिंग का लगभग 9:30 बज रहा है। अभी मार्केट बंद हो चुकी है और आज मार्केट का लास्ट दिन भी था, वीकेंड था। आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के बारे में। चलिए सबसे पहले आज आईआरसीटीसी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि वो स्टॉक आने वाले समय में कितना हमें रिटर्न दे सकता है या देने की कैपेसिटी कितना है। सबसे पहले कंपनी का आज का बिजनेस देख लेते हैं। वन डे में कंपनी का रिटर्न रहा आज 0.67 नेगेटिव में रहा। क्यों? क्योंकि ₹5.50 नेगेटिव में जाके बंद हुआ और जहां पे बंद हुआ है वो हुआ 816 के आसपास। 816 इसका मतलब हुआ ये सीएमपी है। सीएमपी मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। आज का कंपनी ने हाई बनाया था 827 का और लो बनाया था 813 के आसपास का। 1 वीक के पैरामीटर पर देख लेते हैं कंपनी का हाई कितना है। 1 वीक के पैरामीटर में कंपनी का हाई है 841 का, लो है 791 का और रिटर्न दिया है एक सप्ताह में लगभग 1.5% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 1 मंथ के पैरामीटर पर देख लेते हैं कंपनी का हाई गया है 904 का, लो है 784 का और रिटर्न दिया है लगभग 8.5% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 1 ईयर के पैरामीटर पे कंपनी का हाई है 1279, लो है 310 का और रिटर्न दिया है तकरीबन 140% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, बेहतरीन रिटर्न दिया पिछले एक साल में। और 5 ईयर के पैरामीटर पर देखा जाए तो 5 ईयर के पैरामीटर पर कंपनी का हाई रहा है 1279, लो है 125 का और रिटर्न दिया लगभग 450% रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। और मैक्सिमम कंपनी इतनी लंबी नहीं है, आपको भी पता है। कंपनी मार्केट में 2019 में आई थी, अक्टूबर 2019 में, और अभी 2022 चल रहा है, मतलब पिछले 1.5-2 साल में कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न रहा है 460% के आसपास। तो अगर रिटर्न के पैरामीटर पर देखा जाए तो कंपनी ने पिछले 2-3 साल में लगभग 450% रिटर्न दिया, तो अच्छा रिटर्न दिया है। अब कंपनी का क्या काम है? कंपनी का काम क्या है? आईआरसीटीसी का काम है ऑनलाइन सर्विस देना। ऑनलाइन जैसे आप टिकट लेते हो, ये रेलवे का ही टिकट नहीं देता, और भी चीज़ का टिकट देता है, फ्लाइट का भी टिकट देता है, बस का भी टिकट देता है। पहली चीज़, जो आप रेड नीर पानी पीते हो ये आईआरसीटीसी के अंदर ही आता है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है 65,748 करोड़ के आसपास का और ये शेयर मार्केट में 75 नंबर पे आता है। अब कंपनी का की मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो 346 का है, जो मेरे हिसाब से बहुत महंगा है, काफी ज्यादा महंगा है। मैं तो ये बोलूंगा अगर पी रेशियो के यहाँ पे आप कंपनी लेना चाहोगे तो फिर इस पी रेशियो पे आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि पी रेशियो आपको भी पता है जितना कम होगा उतना उस कंपनी के लिए बेटर होता है। तो कोई भी कंपनी स्टॉक खरीदने के लिए सिर्फ पी रेशियो मत देखिए, और भी बहुत चीज होता है, उसमें से एक फैक्टर है पी रेशियो। पीवी रेशियो 44.82 का है, ये अच्छा है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.12 है। डिविडेंड यील्ड आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का कोई खास नहीं है। अगर कोई भी आदमी इस स्टॉक को डिविडेंड के पर्पज से लेना चाह रहा है तो मैं उनको पहले बता रहा हूँ कि ये वीडियो आप अभी बंद कर दो, क्योंकि ये डिविडेंड सेक्टर नहीं है। डिविडेंड क्या होता है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हो। सेक्टर पी का 19.06 है, सेक्टर पीवी 8.91 है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.66% है। अगर सेक्टर का बात किया जाए तो ये पर्टिकुलर अपने आप में बहुत महंगा है। अब कंपनी का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे पिछले 4 साल के पैरामीटर पे। 2018 से लेकर 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू देख लीजिए। ये जो भी फिगर अभी आप देख रहे हैं ये टोटल फिगर करोड़ में है। 2018 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था 1565 करोड़ का, जो 2019 में बढ़ के हो जाता है 1996 करोड़, फिर 2020 में बढ़ के हो जाता है 2343 करोड़ और 2021 में हो जाता है 908 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2021 में जाके कम हो गया और बहुत ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी घटिया है। आईआरसीटीसी अपने मोनोपोली स्टॉक होता है। मोनोपोली स्टॉक शायद आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। मोनोपोली स्टॉक वो स्टॉक होता है जो अपने फील्ड में इनके अलावा कोई दूसरा बिजनेस अभी प्रेजेंट में नहीं कर रहा है, और आईआरसीटीसी सिर्फ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। इसमें कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आईआरसीटीसी को रन करवा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंपेयर में। अगर नेट इनकम का बात किया जाए तो 2018 में कंपनी का नेट इनकम रहा 220 करोड़, 2019 में नेट इनकम हो गया 308 करोड़, 2021 में 513 और
2021 में 189 करोड़, मतलब यहाँ भी नेट इनकम इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2021 में जाके कम हो गया क्योंकि टोटल रेवेन्यू भी कम हुआ था, नेट इनकम भी कम हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे अगर हम देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? कंपनी एक मोनोपोली है और ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आज भी आप इस सीएमपी पर लेते हो, सीएमपी मतलब 180 से 816 के आसपास, तो आने वाले 5-7-10 साल में ये कंपनी बहुत ज्यादा मल्टी बैगेज बन के आपको दे सकता है। मल्टी बैगेज भी क्या होता है, इस पर भी मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ। अब कंपनी का मैं बता रहा हूँ होल्डिंग पैटर्न। होल्डिंग पैटर्न क्या होता है कि कोई भी कंपनी कोई भी स्टॉक में किनका शेयर कितना ज्यादा है उसको होल्डिंग बताते हैं। यहाँ पे देखो प्रमोटर, जो कंपनी का प्रमोटर है उसके पास है 67.40, और यहाँ IRCTC का प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका प्रमोटर है, जिसमें म्यूचुअल फंड के पास 0.52 बहुत कम है, DIIs के पास 4.17, FIIs के पास 7.06 और आपके और मेरे जैसे लोगों के पास है 20.86%। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा FIIs है, और एक यह भी पैरामीटर अच्छा है कि कोई भी स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो ये देखिए वो शेयर में FIIs कितना है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंडिविजुअल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा FIIs है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इसमें ज्यादा पैसा लगा के बैठी हुई है। मतलब अगर उनको लग रहा है ये कंपनी अच्छा है तो आपके और मेरे बिहाफ पे भी ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस ये कंपनी बहुत अच्छा है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अगर आप जब डिसीजन नहीं ले पाते हो तब उस समय आप FIIs का पैरामीटर देख लेना। अब कंपनी का डिविडेंड यील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का कोई डिविडेंड खास देता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते। 2022 में 17 फरवरी को दिया था 2 रुपीज। 2021 में कंपनी ने 5 रुपया डिविडेंड दिया था। फिर उसके बाद 2021 में कंपनी ने फिर 5 रुपया दिया था। 2020 में कंपनी ने 2.5 रुपया दिया। 2020 में कंपनी ने 10 रुपया दिया। मतलब एक साल में 2 बार डिविडेंड दे रहा है, और इस साल एक बार दे चुका है और एक बार आने वाले समय में कंपनी दे सकता है। अगर इस पैरामीटर में देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर में कंपनी आपको एक बार और डिविडेंड देगा। अब कंपनी का इंस्टेंटिव वैल्यू देख लेते हैं तो अभी कुछ महंगा है। ROE वर्सेस FD, मतलब कोई भी बंदा बैंक में जितना रुपया रखता है और उसमें कितना रिटर्न देता है उससे कंपेयर में अगर वही पैसा आप IRCTC में लगाएंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। इसका मतलब ये हुआ ROE वर्सेस FD का। डिविडेंड रिटर्न कोई खास नहीं है, नॉर्मल रिटर्न दे रहा है, तो डिविडेंड पर्पस वाला स्टॉक नहीं है। जितना ONGC देता है या BPCL या SPCL ये सब जितना डिविडेंड देता है, IOC जितना डिविडेंड देता है उतना ये डिविडेंड नहीं दे रहा है। एंट्री पॉइंट अच्छा है, मतलब इस कंपनी को अभी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक को अभी आप उसी पर्पस से रखिए कि अगले 4 साल 5 साल 10 साल तक इस स्टॉक में आप हाथ भी नहीं लगाओगे, तभी इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। और लास्ट में होता है नो रेड फ्लैग, मतलब होता है कि कंपनी का, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी पर किसी भी टाइप का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक लंबा समय है, कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल, तब इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर उतना टाइम आपके पास नहीं है तो मैं यही बोलूंगा इस स्टॉक से आप दूर रहिए। थैंक यू।